हाय बच्चों, माई सेल्फ सीमा सैलजानंद। थैंक्स टू कम टू माय चैनल यूपीएससी जूलॉजी साई बेसिक्स। बच्चों, इस वीडियो में मैं पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाली हूँ। हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में पेपर का पैटर्न क्या होता है और हमें किस तरह से अपने प्रिपरेशन को ऑनगोइंग ले जाना चाहिए। तो इससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ बच्चों कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से। वहाँ मैं बीएससी, एमएससी और सेट लाइफ साइंस वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो अगर आप यूजी और पीजी में हैं और अपना प्रिपरेशन बीएससी एमएससी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो चैनल भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये चैनल कम्प्लीटली डेडिकेटेड है यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि यूपीएससी के जो कैंडिडेट होते हैं या फिर उनके जो सिलेबस होते हैं या फिर जो उनका एग्जामिनेशन होता है उनके टॉपिक का डेप्थ अलग होता है, थोड़ा एडवांस लेवल तक हमें लेके जाना होता है। तो इस वजह से मैंने बेसिक के लिए साई बेसिक्स जूलॉजी जो बीएससी एमएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए, और जो एडवांस लेवल की स्टडी है वो यूपीएससी जूलॉजी के लिए मैंने अलग कर दिया है। तो इस चैनल का नाम है यूपीएससी जूलॉजी साई बेसिक्स। साई बेसिक्स इज़ द ब्रांड नेम ऑफ माय चैनल। सो साई बेसिक्स कॉमन नेम रहेगा, चूँकि ये यूपीएससी जूलॉजी के लिए डेडिकेटेड है तो यूपीएससी जूलॉजी साई बेसिक्स, एंड वहाँ केवल जूलॉजी बेसिक्स के लिए डेडिकेटेड है तो साई बेसिक्स जूलॉजी। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस चैनल का भी लिंक दे दूँगी, अगर आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा यूपीएससी जूलॉजी का सिलेबस और उसके पेपर पैटर्न के बारे में। सिलेबस तो मैं यहाँ नहीं अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा सिलेबस होगा। तो जैसे जैसे जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगी उसके साथ हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको पेपर पैटर्न बता रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ामिनेशन हो, सीएसई हो या फिर आईएफएस हो, तो यूपीएससी में अगर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं तो भी, या फिर अगर आईएफएस का एग्ज़ामिनेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी, जूलॉजी का सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम होता है। डिफरेंस कहाँ होता है? तो डिफरेंस होता है आपके क्वेश्चन मार्क्स में। जैसे यहाँ पर आपका जो सीएसई है उसमें आपको 250 का पेपर होता है, और वहीं आईएफएस का जो पेपर होता है मेंस का, वो 200 का पेपर होता है। बच्चों, मैं प्री के लिए प्रिपरेशन नहीं करवाती हूँ, मैं जो जूलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका मैं प्रिपरेशन करवाऊँगी। यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस विथ 25 ईयर्स पीवाईक्यूज़ मैं आपको करवाऊँगी टॉपिक वाइज। तो इसलिए मैं पहले, आपका ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा आपको डिटेल अपने चैनल के बारे में बता दूँ, और सारा कंटेंट बिल्कुल हैंड रिटन होगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हैंड रिटन कंटेंट प्रोवाइड करूं, बिल्कुल प्योर नेचुरल फॉर्म में। किसी भी तरह की कॉपी पेस्ट नहीं होगी। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज भी मैं यूज़ नहीं करूंगी अपने कंटेंट में। सिर्फ बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स आपको मिलेंगे। तो यूपीएससी जो सीएसई का सिलेबस है उसमें 2 पेपर होते हैं, जूलॉजी पेपर 1 एंड जूलॉजी पेपर 2। तो जूलॉजी पेपर 1 भी आपका कितना होता है, 25 मार्क्स का होता है, और आईएफएस में जूलॉजी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 200 मार्क्स का होता है, 200 का। तो मार्क्स में केवल डिफरेंस है, बाकी सिलेबस सेम है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो जूलॉजी पेपर 1 में 2 सेक्शन में पेपर्स आते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में बच्चों नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेटा पढ़ना होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ मेजर इन्वर्टिब्रेट फाइला। अप टू क्लासेस हमें देखना होगा, वो अभी मैं आपको डिस्कस करूँगी। उसी में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, ये कंप्लीट डिटेल सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं पेपर पैटर्न आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और माइनर फाइला से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-3 बार आए भी हैं, इस वजह से माइनर फाइला भी हमें पढ़ना होगा। और प्रोटोकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो 2 सेक्शन आप देख रहे हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में भी आपको कितने क्वेश्चंस होते हैं? 4 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन होते हैं। तो सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है और सेक्शन बी का जो 5th क्वेश्चन होगा, मीन्स 1, 2, 3, 4 आपका सेक्शन ए में होगा, 5, 6, 7, 8 आपका सेक्शन बी में होगा। फर्स्ट क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन दोनों कंपलसरी है। उसमें शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब शॉर्ट भी नहीं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, मीन्स 10 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन करने होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में भी और 5th क्वेश्चन में भी। ये आपका कंपलसरी होता है। बाकी आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन आप कैसे चूज़ करेंगे? तो या तो एक सेक्शन से, चूँकि ये फर्स्ट क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन तो कंपलसरी है, तो 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से हो गया, बाकी आपको 3 क्वेश्चन और करने होंगे। तो आप क्या करेंगे, या तो इसमें से आप एक दूसरा क्वेश्चन चूज़ कर लेंगे, या फिर इसमें से 3rd और 4th क्वेश्चन आप चूज़ कर लेंगे सेक्शन बी में से। वो आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है,
उस टॉपिक पर आपका कितने डेप्थ तक आपने उस टॉपिक को स्टडी किया है और आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं। जैसे कि ये वाला जो पेपर है नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा वाला, चूँकि आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल डायग्राम के साथ अपने आंसर को एक्सप्लेन करना होगा। तो इसमें डायग्रामेटिक पोर्शन ज़्यादा है। अगर आपकी पकड़ डायग्राम पे है तो आप बहुत ही आसानी से इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। थोड़ा सा भी बिल्कुल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हमें नहीं जानना है, बस डायग्राम का जो लेबलिंग होता है वो बहुत अच्छे से करना है और नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना होता है। और डायग्राम के थ्रू बच्चों पढ़ाई करना बहुत आसान होता है थोड़ा इन कंपैरिजन टू थ्योरेटिकल टॉपिक्स। अब जैसे ये इकोलॉजी है तो इकोलॉजी में ज़्यादा डायग्राम आपको मिलेगा नहीं। वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन ये भी इकोलॉजी के ही टॉपिक हैं। बाकी आपका इथोलॉजी हो गया, इसमें भी आपको डायग्राम नहीं होंगे, बट इकोनॉमिक जूलॉजी में कुछ डायग्राम्स हो सकते हैं। बायो स्टैटिस्टिक में भी कोई डायग्राम नहीं होगा और बायो इंस्ट्रूमेंटेशन में कुछ डायग्राम्स हो सकते हैं। तो जहाँ पर डायग्राम की नीड होगी जैसे भी वैसे वैसे मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। बाकी कंटेंट आपका हैंड रिटन होगा, बुलेट पॉइंट्स में होगा, फ्लो चार्ट, और देखती हूँ मैं किस तरह से आपका रिवीजन बॉक्स में प्रिपेयर कर सकती हूँ। कीवर्ड के थ्रू मैं कोशिश करूँगी कि आपको रिवीजन भी करवाऊँगी। तो एक टॉपिक जैसे ही हमारा कवर होगा उसका एक लार्ज वीडियो रिवीजन मैप के थ्रू मैं कंप्लीट होल टॉपिक का रिवाइज करवा दूँगी। तो ये हो गया आपका पेपर 1। यही सेम पैटर्न आपका पेपर 2 का भी होता है। तो इसमें भी आपका क्या है, जूलॉजी पेपर 2 में सेक्शन 1 है, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में आपका सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। सेक्शन बी में आपका फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ना है। तो सेक्शन ए में आपका सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है और सेक्शन बी में आपका फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें भी बच्चों टोटल आपका कितना है, 8 क्वेश्चन है। उस 8 क्वेश्चंस में से आपका फर्स्ट क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन कंपलसरी है। टोटल 5 क्वेश्चन करना होता है। तो सेक्शन ए में से आप इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ या तो एक और कर लीजिए या फिर 2 और कर लीजिए। अगर 2 और करते हैं तो 3 क्वेश्चन आपका यहीं से हो जाता है और 5th क्वेश्चन चूँकि कंपलसरी है तो इसके साथ आप 1 क्वेश्चन और कर सकते हैं। तो टोटल आपका 5 क्वेश्चन हो जाएगा। मीन्स सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन। तो या फिर आप उल्टा कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पे ज़्यादा कमांड है आपका, कितना अच्छे से आपने प्रिपरेशन की है, आप कितने डेप्थ तक नॉलेज रखते हैं अपने सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो या फिर आप उल्टा कर सकते हैं कि सेक्शन ए से आप या तो 2 क्वेश्चन कर लीजिए और सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन कर लीजिए। बट एक चीज़ तो कंपलसरी है ना कि सेक्शन ए से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और सेक्शन बी से आपका 5th क्वेश्चन कंपलसरी है, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर CSE की बात की जाए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात की जाए, तो वहाँ पर आपका कितना होता है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। वहीं अगर IFS की बात की जाए तो वहाँ आपका 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो 150 वर्ड्स में हमें अपना आंसर देना होता है और अगर 8 मार्क्स के हैं तो 120 वर्ड्स भी चल सकता है। बट सिलेबस CSE का और IFS का दोनों का ही सेम है, क्वेश्चन पैटर्न सेम है, क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम है। बच्चों, जब मैं क्वेश्चन एनालिसिस कर रही थी तो मैंने एक चीज़ देखी कि अगर 2024 में अगर कोई क्वेश्चन IFS में आया है, IFS के पेपर में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के पेपर में, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो 2025 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आएंगे। ऐसा मैंने पेपर पैटर्न नोटिस किया है। आगे जब हम 25 ईयर्स के पेपर्स में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2011 के बाद से आपका जो टॉप वो है क्वेश्चन का नंबरिंग, पहले 300 मार्क्स के होते थे, अब 250 के होने लगे हैं। बट सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है और कंसिस्टेंसी मेंटेन है। ऐसा नहीं है कि जो पहले क्वेश्चन नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेटा का बन रहा था उसमें भी मान लीजिए सपोज़ करिए अगर प्रोटोजोआ कोई टॉपिक है और कोई क्वेश्चन 2001-2 में भी पूछा है और वो क्वेश्चन आपका 2020-21 में भी पूछा है। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ और पूछ दिया है अब कुछ और पूछ दिया है, क्योंकि सिलेबस सेम था। बस सिर्फ क्वेश्चन पहले 300 का क्वेश्चन होता था और 60 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे। अब बढ़ गया है, अब 250 का पेपर होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में और IFS में 200 का। बट सिलेबस चूँकि ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही था तो क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम आया है, रिपीट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं हुआ है, रिपीट हुए हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी मैंने इस चैनल पे एपोप्टोसिस स्टार्ट किया है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अभी थोड़ा सा मैंने उसके बारे में बताया है, बस एक ही टॉपिक मैंने थोड़ा सा उसको, चूँकि प्रोग्राम्ड सेल डेथ और एपोप्टोसिस लोग सिनोनिमसली यूज़ करते हैं,
बट थोड़ा डिफरेंस है प्रोग्राम्ड सेल डेथ में और एपोप्टोसिस में। क्या है वो आप डिटेल वीडियो देखिएगा तब आपको पता चलेगा। तो जब मैं उसका पेपर एनालिसिस कर रही थी तो 2001 में भी, 2006 में भी, 2004 में भी एपोप्टोसिस से सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं, और वहीं 2016 में भी, 2018, 2020 में भी सेम पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं। तो जब कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है तो क्यों ना हम टोटल 25 ईयर्स का पेपर एनालिसिस करके अपने टॉपिक को उतने डेप्थ तक, जब आप 25 ईयर्स के पेपर्स का एनालिसिस करते हैं तो आपको उस टॉपिक का डेप्थ पता चलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मेन इंपॉर्टेंस यही होता है, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हों, सिविल सर्विसेज का कर रहे हों या फिर किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, लाइफ साइंस से रिलेटेड, CSIR नेट हो गया, सेट लाइफ साइंस हो गया, गेट हो गया, जो भी है। तो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करने का सबसे अच्छा मूल मंत्र क्या है? तो PYQ आप एनालिसिस कीजिए। उससे आपको उस टॉपिक का डेप्थ पता चलता है कि हाँ, मैंने जो XYZ कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखूं कि हाँ, जितने डेप्थ तक मैंने पढ़ा है क्या वो सफिशिएंट है। अगर नहीं सफिशिएंट है तो हमें थोड़ा और पढ़ना चाहिए, अगर सफिशिएंट है तो सो मच सो गुड। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बच्चों, मैं सिलेबस तो कवर करूँगी ही, प्लस 25 ईयर्स में जो भी उस टॉपिक से टॉपिक वाइज PYQs आए हैं वो भी मैं करवाऊँगी, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। और जैसे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे कि देखिए मैं इस स्लाइड पे लेके आऊँगी। अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपको क्या, क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फाइला अप टू सब क्लासेस। आपका जो फर्स्ट पेपर है जूलॉजी पेपर फर्स्ट, पेपर पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ नॉन कोऑर्डेटा एंड कोऑर्डेटा। उसमें भी जो A सेक्शन में क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फाइला अप टू सब क्लासेस। तो वेरियस फाइला जैसे कि प्रोटोजोआ दिया हुआ है, पॉरीफेरा दिया हुआ है, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थिस, निमेथेल्मिन्थिस, मीन्स टोटल हमें कोऑर्डेटा तक पढ़ना है। उसके बाद कॉम्पैरेटिव एनाटॉमी भी पढ़ना है। तो जब मैं प्रोटोजोआ स्टार्ट करूँगी तो उसी समय मैं सबसे फर्स्ट वीडियो प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और उसका क्लासिफिकेशन साथ में लेके आऊँगी, और वो क्लासिफिकेशन अप टू सब क्लासेस तक होंगे। तो वो साथ साथ हमारा टॉपिक चलता रहेगा। अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ A सिलोमेट एंड सिलोमेट। तो जब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अगर मैं कल अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि A सिलोमेट एंड सिलोमेट टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आए हुए हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम 10 मार्क्स में आए हैं या 15 मार्क्स में आए हैं या फिर 20 मार्क्स में आए हैं, अगर CSE की बात कही जाए। अगर IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात की जाए तो हाँ, उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आपका कितना 8 मार्क्स का होता है। तो चूँकि वो कंपलसरी सेक्शन है तो आपको इस सेक्शन A का ये जो पोर्शन है इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो इससे आपको टॉपिक का डेप्थ पता चलेगा कि हाँ, सिर्फ जो A सिलोमेट एंड सिलोमेट हमारे सिलेबस में टॉपिक का नाम दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही पढ़ना हमारे लिए सफिशिएंट होगा या फिर कुछ और डिटेल भी पढ़ना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, एनालिसिस उसका किया अच्छे से, तो मैंने देखा कि A सिलोमेट एंड सिलोमेट से तो क्वेश्चन आए ही हैं, स्यूडो सिलोमेट से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सिर्फ A सिलोमेट एंड सिलोमेट डिस्कस करने से काम नहीं चलने वाला है, हमें कंप्लीट सिलोम का ऑर्गेनाइजेशन देखना है और उसमें तीनों पार्ट्स A सिलोमेट, सिलोमेट एंड स्यूडो सिलोमेट एनिमल्स का विथ एग्जांपल्स, वेल लेवल डायग्राम के साथ हमें देखना होगा। तो ये चीज़ आपको कब पता चलेगा? ये चीज़ जब आप 25 ईयर्स के पेपर्स को, 25 ईयर्स तो मैं एनालिसिस कर रही हूँ, आप अगर 25 ईयर्स ना भी करें, 10 to 15 ईयर्स भी करें, तो आपको उस टॉपिक का डेप्थ पता चल जाएगा कि नहीं, सिर्फ सिलेबस में A सिलोमेट एंड सिलोमेट लिखा है और हम सिर्फ A सिलोमेट एंड सिलोमेट पढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आने वाले एग्जामिनेशन में केवल इसी 2 टर्म से A सिलोमेट एंड सिलोमेट से क्वेश्चन आए। आपको थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो वो मैं 25 ईयर्स के पेपर्स जब एनालिसिस करूँगी, हर एक टॉपिक का सबसे पहले मैं ब्लूप्रिंट लेके आऊँगी। जैसे कि अभी मैंने क्या किया है, एपोप्टोसिस स्टार्ट किया है। हालांकि वो टॉपिक मैं सेट लाइफ साइंस के लिए सोच रही थी, बट चूँकि ये चैनल ही मैंने UPSC के लिए डेडिकेट कर दिया है, तो एपोप्टोसिस से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने आए हैं 25 ईयर्स में, जब मैं एनालिसिस कर रही थी, तो इस टॉपिक का पहले हम मैं क्या लेके आऊँगी, पहले इसका ब्लूप्रिंट में मैं आपको बताऊँगी कि हाँ, एपोप्टोसिस को कितने डेप्थ तक पढ़ना है। मीन्स एपोप्टोसिस ही केवल पढ़ लेने से काम चल जाएगा या फिर थोड़ा प्रोग्राम सेल डेथ के बारे में भी जानना ज़रूरी है। इसमें कौन से मैकेनिज़्म फॉलो होते हैं का स्पेसिस के थ्रू,
उसके बाद उसके पाथवेज कौन से हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे। तो ब्लूप्रिंट हर एक टॉपिक का मैं लेके आऊँगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें होंगे कि हाँ किस ईयर में कितने मार्क्स में क्वेश्चन आए हैं। तो इस ब्लूप्रिंट से आपको ये क्लियर हो जाएगा बच्चों कि हाँ उस टॉपिक का डिमांड हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है। अब जैसे ये एपोप्टोसिस टॉपिक है तो ये तो एक प्लेलिस्ट आपका टॉपिक वाइज चलेगा, दूसरा प्लेलिस्ट आपका पेपर में भी जो सेक्शन वाइज है, जैसे कि सेक्शन ए में आपका फर्स्ट है नॉन कोर डेटा एंड कोर डेटा, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं पेपर वाइज ही चलूँ या फिर टॉपिक वाइज चलूँ। वैसे अभी चूँकि मैंने एपोप्टोसिस स्टार्ट कर दिया है, और एपोप्टोसिस थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे इसलिए लगा क्योंकि आप देखिए मैं बता रही हूँ आपको, ये आप पेपर 2 देख रहे हैं। पेपर 2 में ये जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है, इस जेनेटिक्स वाले पार्ट में आपको यहाँ पर सेल डेथ दिख रहा है, यहाँ देखिए यहाँ भी सेल डेथ है। तो पेपर 2 के सेक्शन बी में भी ये क्वेश्चन सेल डेथ एपोप्टोसिस से मीन्स क्वेश्चन आता है, और चूंकि ये पेपर 2 का सेक्शन ए का पार्ट है जेनेटिक्स, इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे कि आप देखिए ये जेनेटिक्स से भी आए हुए हैं, और यहाँ ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सिलेबस है। तो इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आप नीचे देख रहे हैं यहाँ सेल डेथ एंड एजिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं टॉपिक वाइज लेके चलूँगी। सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट आपको बताऊँगी कि हाँ उस ब्लूप्रिंट से आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स में आए हैं, दोनों में, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में भी। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैंने कुछ ईयर्स के पेपर्स एनालिसिस की तो मुझे लगा कि जो IFS के क्वेश्चन अगर इस ईयर आ रहे हैं जूलॉजी सब्जेक्ट में, तो अगले साल जो CSE का एग्जामिनेशन होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर रिपीट होता है, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो। तो क्यों ना अगर हम दोनों ही का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा टेक्निकली हमें अच्छे से उस टॉपिक को भी कवर कर लेना चाहिए। तो इसलिए ये थोड़ा सा, चूँकि फर्स्ट वीडियो था, आपको बताना मैं चाह रही थी पेपर पैटर्न के बारे में। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो जूलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके तैयारी अगर करना चाहते हैं तो जूलॉजी ऑप्शनल में सबसे फर्स्ट आपका पेपर जूलॉजी पेपर 1 है और जूलॉजी पेपर 2 है। जूलॉजी पेपर 1 में सेक्शन ए में नॉन कोर डेटा एंड कोर डेटा है, और सेक्शन बी में आपका इकोलॉजी, इथोलॉजी, इकोनॉमिक जूलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो जैसे कि नॉन कोर डेटा एंड कोर डेटा में आपको मैंने बताया कि ये वाला सेक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन इन रिलेशनशिप ऑफ मेजर इन्वर्टिब्रेट फाइला। तो वैसे वैसे हम सिलेबस डिस्कस करते चले जाएंगे। सेक्शन ए एंड बी जूलॉजी पेपर 2 में भी है, जिसमें सेक्शन ए में है आपका सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, और सेक्शन बी में फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो 2025 में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा कंटेंट मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी। बट 2026-27 के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको रेगुलर बेसिस पे सारे वीडियोस विथ PYQs मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि विथ PYQs करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि किसी भी एग्जामिनेशन का अगर प्रिपरेशन आप करिए तो PYQs को अपना मूल मंत्र बना लीजिए, अपना गुरु मान लीजिए। उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। PYQs करने से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपको टॉपिक का डेप्थ पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है, जिस टॉपिक को जितने डेप्थ तक पढ़ा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना सफिशिएंट है या फिर अभी हमें कुछ और पढ़ना है। इसलिए PYQs तो ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। ये सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का मैं प्रिपरेशन करवाती हूँ UPSC जूलॉजी के लिए, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जूलॉजी मेंस लेके चल रहे हैं उनके लिए होगा। तो अब बच्चों पेपर 1 और पेपर 2 में किस तरह सेक्शन ए, सेक्शन बी और क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 5th कितना कंपलसरी क्वेश्चन है, ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन कोर डेटा एंड कोर डेटा, और चूँकि मैं एपोप्टोसिस स्टार्ट कर चुकी हूँ तो अगर मेरा कंटेंट प्रिपेयर हो जाता है तो मैं कोशिश करूँगी कि छोटा छोटा टॉपिक छोटे छोटे टर्म के साथ लेके आऊँ, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी जैसा कि मैंने आपको बताया पेपर 1, और पेपर 1 में भी नॉन कोर डेटा एंड कोर डेटा में सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, ए सिलोमेट एंड सिलोमेट। ए सिलोमेट एंड सिलोमेट क्योंकि आपका जो ये वाला पोर्शन है क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फाइला अप टू सब क्लासेस, वो मैं जब जैसे जैसे फाइला हमारा स्टार्ट होता जाएगा, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन वहाँ मैं डिस्कस करती चली जाऊँगी। ठीक है, तो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा ए सिलोमेट एंड सिलोमेट।
उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एसिलोमेट एंड सिलोमेट से सीएससी एग्जामिनेशन में और आईएफएस एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स में कितनी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको इस टॉपिक का डेप्थ पता चल सके। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर कुछ टॉपिक्स और कुछ वीडियोज़ साई बेसिक्स जूलॉजी वाले चैनल पे भी जा चुका है, तो अगर आपको इस एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना है 2025 के लिए, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो कुछ टॉपिक्स आपको वहाँ भी मिल जाएगा, मैंने डिलीट नहीं किया है। लेकिन बट ये जो चैनल है आपका यूपीएससी जूलॉजी साई बेसिक्स, ये कम्प्लीटली यूपीएससी वाले बच्चों जो जूलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की भी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की भी, उनके लिए ये चैनल कम्प्लीटली उनके लिए डेडिकेटेड रहेगा। कंप्लीट होल सिलेबस विथ 25 ईयर्स ऑफ PYQs टॉपिक वाइज। ठीक है बच्चों, तो मेरा ये इनिशिएटिव अगर आपको अच्छा लगे, आपके लिए कहीं से भी हेल्पफुल हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि मैम एक पेपर तो हमारा नॉन कोडेट एंड कोडेटा चलेगा ही, पैरेलल में आप चाहे तो दूसरा पेपर भी स्टार्ट कर सकती हैं। तो पैरेलल में आपको दूसरा कौन सा स्टार्ट करवाना है वो आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं सिक्वेंशली सेक्शन ए, सेक्शन बी, जूलॉजी पेपर 1 और जूलॉजी पेपर 2 लेके चलूँगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।